आपका सीटीसी कितना था पेटीएम का, कि सीटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है स्टार्टअप के अंदर। बट फिर आपने ऐसा क्या आया कि आपने वो पेटीएम की जॉब को छोड़ा और उसके बाद आप अपने स्टार्टअप बिल्ड करने की तरफ चले गए। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद आज हमारे साथ हैं गौरव सैनी सर, जो ये को फाउंडर हैं फैम स्टार के। साथ में ये फुल स्टैक डेवलपर भी है जावा स्क्रिप्ट, और साथ में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर भी है। और बड़ी अच्छी बात बताएं आपको कि एक इंजीनियर भी हैं हमारी तरह। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा, और कोई भी अगर सवाल है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर आप सीधा सर से भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर, आप कैसे हैं। मैं बढ़िया एकदम। आप बताइए, आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे आपके जर्नी के बारे में जानने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। बिकॉज चैनल का मोटिव ही यही है कि हम जर्नी जो स्टार्टअप्स की हैं उन पे बात करें, और हम जो नए बच्चे हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं हमें उनके बारे में सीखने को मिले। और एक बात कही जाती है कि जो गलतियां और लोग कर चुके हैं वो हमें रिपीट नहीं करनी है। नहीं करनी तो चाहिए। सबसे पहले हम सर आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे लेना चाहेंगे। श्योर, I'll start with an introduction. बेसिकली कॉलेज से शुरू करूंगा अपने बारे में थोड़ा बताते हुए कि कैसे रहा, कैसे शुरू किया। सो फ्रॉम अर्ली डेज इन द कॉलेज तो काफी मैं इंटरेस्टेड था कोडिंग की तरफ, तो बहुत इंटरेस्ट था। तो इनिशियली कोडिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, जावा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। पहले जावा से शुरू किया। इनिशियली जावा में काफी टाइम तक कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम किया। अपाचे ऑब्बिस थे, अपाचे रोलर थे, तो देर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर काम किया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के ऊपर अपना हैंड बिल्ड किया, मतलब हैंड होल्ड बिल्ड किया स्लोली स्टेडीली। वहां पे जब ऐसा लगा कि काफी अच्छा आपको आ गया है, सीख गए हो आप, तो देन आई थॉट अबाउट एंड आई हर्ड समवेयर अबाउट गूगल समर ऑफ कोड फ्रॉम माय सीनियर्स बेसिकली एट दैट टाइम। तो उनसे बात हुई तो समझा कि गूगल समर ऑफ कोड क्या है। गूगल की बेसिकली, जस्ट टू टेल यू, गूगल समर ऑफ कोड एक प्रोग्राम होता था पहले स्टूडेंट्स के लिए। अभी इट इज ओपन टू एवरीवन, एनीवन कैन अप्लाई, नॉट स्पेसिफिक टू स्टूडेंट्स, बट पहले ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए होता था। एनी स्टूडेंट दैट इज डूइंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कैन अप्लाई टू गूगल समर ऑफ कोड इसके लिए। तो उसमें आप कैसे रहता था कि आपके ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन होती थी, और एक तरफ पे स्टूडेंट्स होते थे और बीच में गूगल होता था। तो गूगल, वी एज स्टूडेंट्स ऑल्सो अप्लाई टू द जीसॉक, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अप्लाई टू जीसॉक। और उसके बाद वहां पे सिलेक्शन होती थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, आप जिसके पार्टिसिपेट किए। तो एट दैट टाइम दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन माय कॉलेज लाइफ कि आई गॉट पास्ड इन गूगल समर ऑफ कोड फर्स्ट। मतलब आई अप्लाइड इन थर्ड ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम। देन एट दैट टाइम आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड एट दैट टाइम, क्योंकि तब बहुत अर्ली स्टेज था और सुना सुना ही था, तो एप्लीकेशन भी नहीं पता था कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। तो उसके बाद सीखा समझा, एक साल उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, और अगली बार बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ अप्लाई किया, तो दैट वर्कड वेल फॉर मी। तो गूगल समर ऑफ कोड हुआ तो काफी वहाँ पे हेल्प मिली ओवरऑल करियर ग्रोथ में, काफी सारी चीजें सीखने को मिली। उसके बाद ड्यू टू दैट इटसेल्फ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली like to work in Paytm. Then post my college I worked for an year in Paytm. Paytm में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ ज्वाइन किया था। The main reason I was able to crack Paytm like off campus itself was due to my skills of maintaining LinkedIn. So one of the recommendation would be कि LinkedIn पे कैसे आप अपने आप बारे में लिखते हो, क्या कीवर्ड्स यूज करते हो, क्या कैसे आपने काम किया, वो बहुत क्रिटिकल होता है। आजकल आप देख रहे हो बहुत लोग पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो हम्म। आजकल हो गया ये बहुत ज्यादा, बट पहले इतना नहीं होता था। बट पहले भी यही था कि मैंने काफी पहले शुरू किया था लिंक्डइन को अपडेट रखना। तो उस टाइम पे हम ये मेरी मेरी लैंग्वेज में ये था कि आप लिंक्डइन को अप टू डेट रखो, आप रिकमेंडेशंस लो, अगर आपने कोई काम किया किसी साथ चीज की, तो वो काफी हेल्पफुल रहता था। तो दैट इज वेयर जो उस टाइम के वीपी इंजीनियरिंग ऑफ पेटीएम थे, दे फाउंड मी ओवर लिंक्डइन इटसेल्फ एंड रीच्ड आउट टू मी। लाइक ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आज भी उनसे बात होती रहती है। तो पेटीएम में रहा, एक साल काम किया, काफी अच्छा रहा। उसके बाद आई स्टार्ट विद द इवेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म दैट वाज बेसिकली बाय नेम पार्टिको। सो आई वाज सीटीओ देयर, वर्क विद देम फॉर अ वाइल, और काफी टाइम तक उनके साथ काम किया। भी ऑलमोस्ट स्केल द प्रोडक्ट टू 10,000 प्लस डाउनलोड्स विद इन सम मंथ्स। और काफी अच्छा प्रोडक्ट चल रहा था, बट ड्यू टू फंड्स, लाइक लैक ऑफ फंड्स, वी वर नॉट एबल टू स्केल पोस्ट दैट। और competitors like Insider and Paytm
केम इनटू द मार्केट विद वेरी बिग बिग पॉकेट्स, सो वहां पे थोड़ा हमें प्रॉब्लम आया, तो उस वजह से वो बंद हो गया था। उसके बाद आई वर्कड ऑन अ हार्डवेयर स्टार्टअप, सो दैट वाज इन telephony space, so that was the first startup that I started in that space. तो वहां पे शुरू किया, that didn't work well, mainly due to a lot of regulations of telecom industry. We were not able to like pull that off, और capex की requirement बहुत high थी उस project में, initial amount of investment काफी high थी, तो that is where it didn't worked for us at that time. फिर उसके बाद हमने start किया Visitor. So Visitor was my second startup wherein I started. That was again in a B2B space में थी, वो product, वो product काफी अच्छा चला। उसमें we currently like have almost 250 plus locations where the system is implemented. हम वहाँ पे Y Combinator के स्टार्टअप स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया था हमने, जहाँ पे हम वन ऑफ द फोर स्टार्टअप्स इन इंडिया में थे जो गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, वन ऑफ द फोर स्टार्टअप्स, और जिनको $15,000 का इक्विटी फ्री ग्रांट मिला था। तो दैट वाज अगेन अ बिग अकम्प्लिशमेंट फॉर अस इन विजिटर। दैट हैपेंड कोविड के टाइम पे, काफी स्लो डाउन आ गया मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्ट जो था वो पूरा का पूरा ऑफिस के ऊपर बेस्ड था कि आपके ऑफिस में विजिटर्स आएंगे, आप वहां पे वो चेक इन करेंगे, तो उसके राउंड रिवॉल्व करता था, मैनुअल रजिस्टर्स को रिप्लेस कर रहे थे। तो जब विजिटर्स ही बंद हो गए थे आने, तो वहां पे काफी सेटबैक हुआ था, काफी सारे कस्टमर्स चले गए थे। There was a 60-70% churn rate we saw on the product at that time. और then उस टाइम पे फिर this product came to my mind, the in the creator economy, that is where it got started कि इसके ऊपर काम करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। then this idea of Amstar came and evolved from there. ओके, सो बेसिक इंट्रोडक्शन में काफी कुछ हमें बताया आपने। अब सबसे पहले एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि पेटीएम में जब आपने काम किया तो आपका वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस कैसा था, और जब आपने एज अ ऑफ कैंपस ज्वाइन किया था तो आपका सीटीसी कितना था पेटीएम का? सो जब मैंने ज्वाइन किया, क्या कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसके पीछे भी एक। सो वर्क लाइफ बैलेंस पे पहले बात करते हैं, बहुत अच्छा था। जो मेरे वहाँ सीनियर्स थे, जो जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा था, बहुत अच्छे थे, सबके सब काफी मेरे को सपोर्ट करते थे। आई वॉज द जूनियर मोस्ट गाय इन पेटीएम एट दैट टाइम, जो मार्केट प्लेस की हमारी टीम थी वहाँ पे। वो कभी भी फ्रेशर्स हायर नहीं करता था पेटीएम एट दैट टाइम। तो मैं एक पहला ऐसा रिसोर्स था उनके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली वीपी इंजीनियरिंग में मेरा वो देखा था रिज्यूम, तो दैट इज व्हाई आई गॉट इन देयर, और रीच आउट मुझे डायरेक्टली उनसे आया था। दैट इज वेयर आई वाज एबल टू गेट इनटू पेटीएम एट दैट टाइम, उस चीज के अंदर। और ऑल्सो रिगार्डिंग द सीटीसी, आई वुड टेल माय सीटीसी एट दैट टाइम वाज 9 lakh when I first started with Paytm. That was a big amount way back in 2015, क्योंकि हमारे कॉलेज में उस टाइम पे इन्फोसिस और टीसीएस और ये कंपनी आते, तो मैक्सिमम पैकेज 3, 3.5, 4, 4.5 लाख इज द मैक्सिमम थिंग जो वहां पे होता था। तो 4.5 से अगर मैं कहूँ 9 लाख, तो काफी बड़ा जंप था। एंड लाइक अ लॉट ऑफ कॉलेज में भी काफी शोर हुआ था इस बात का उस टाइम पे कि किसी की प्लेसमेंट हुई है, ऑफलाइन हुई है, वो भी डायरेक्टली पेटीएम में। पेटीएम नाम भी बड़ा हो गया था उस टाइम तक थोड़ा, और दैट टू एट अ 9 लाख पैकेज, तो काफी बड़ी बात हो गई थी उस टाइम पे। तो आई डेंट इवन सेट इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स इवन। मजाक की बात ये थी कि मेरे को मेरे क्लासमेट्स ने बैठने ही नहीं दिया था, तो कह रहे थे तू सीट खराब करेगा, तू बैठ ही मत उसमें इन्फोसिस के। उन्होंने मेरे को इनिशियल एप्टीट्यूड राउंड में भी नहीं बैठने दिया था। तो दैट इज हाउ इट वेंट कि मैंने नहीं बैठा। फिर उसके बाद देन आई जॉइन पेटीएम। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था सारा पेटीएम में। द बेस्ट पार्ट वाज सीनियर्स बहुत अच्छे थे जो भी मेरे साथ थे टिल डेट। आज भी 8 8 9 8 साल हो गए हैं, आज भी वो मेरे टच में है, और कभी मिलना होता है तो उनसे मतलब काफी अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, ये तो हो गई पेटीएम की कहानी। आपने बताया कि अपना एक और स्टार्टअप था जहाँ पे आप सीटीओ थे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे स्टार्टअप्स के टर्म्स में कि सीटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है स्टार्टअप के अंदर? राइट। सो सीटीओ की देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीटीओ जो है, आई वुड से कि एक ब्रिज की तरह काम करता है बिजनेस टीम और टेक्निकल जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो। सीटीओ एट टाइम्स प्रोडक्ट भी मैनेज करता है, ठीक है, प्रोडक्ट पीएम की तरह भी काम करता है, और टेक्निकली भी देखता है सारी चीजों को। तो वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग इज सीटीओ के लिए कि मेक श्योर करना कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है टेक्निकली हम्म। साउंड इनफ है, ताकि बाद में जाके कोई स्केल पे इश्यूज ना आए।
that is quite very critical for a CTO to get into decisions regarding architecture, कैसा आपको रखना है, आपके छोटे छोटे decisions जो कि बाद में ज्यादा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर काम करना। वन ऑफ द मेजर थिंग इज कि क्या आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है, क्या टेक स्टैक सेलेक्ट करना है, जावा यूज करना है, नोड यूज करना है, क्यों यूज करना है, उसके ऊपर डिस्कशंस, कौन से फ्रेमवर्क यूज करने हैं। तो दिस इज वेयर लाइक अ लॉट ऑफ CTO's टाइम गोज इनटू इनिशियल डेज में, जब आप स्क्रैच से बिल्ड कर रहे होते हो। तो देयर आर टू अप्रोचेस कि आप एक तो या तो स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो, आप इनिशियली आपने स्टार्ट किया है, आप तब अर्ली डेज से वहां पे, तो ऐसी चीजें रहती है। और अगर आप किसी लाइक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में हो जिसमें आप थोड़े टाइम के बाद जा रहे हो, जो कि ग्रोथ स्टेज में है, वहां पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वहां पे ये रहता है कि आपका लॉट ऑफ द टाइम इज टू गेट इन टच विद बिजनेस टीम्स। आपका CBO क्या कह रहे हैं, आपका CMO क्या कह रहा है, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके CEO क्या बता रहे हैं, क्या चीजों से रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको समझना। देन उनको एट टाइम्स पुश बैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार ये चीज हमें नहीं करनी है अभी के लिए, इसका ये हम्म। इम्पैक्ट आएगा और टीम के पास ये चीज नहीं है। एट टाइम्स हमें बताना पड़ता है उनको कि आज आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए हम ये जल्दी करेंगे, बट इसका जो इम्पैक्ट है लेटर डाउन द स्टेज काफी गलत आ सकता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म में सही नहीं है डिसीजन। देयर समटाइम्स यू नीड टू पुश बैक ऑल्सो, समटाइम्स यू नीड टू लिसन टू द बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि रेवेन्यू इज वेरी क्रिटिकल फॉर अ बिजनेस टू रन। सो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मेक श्योर करके चलने की वो सही चल रही है नहीं चल रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। ओके। तो ये सीटीओ की कहानी तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब कई जो व्यूअर्स देख रहे होंगे ये डाउट आ रहा होगा कि आप पेटीएम में अच्छी खासी आपकी जॉब लगी थी एज अ फ्रेशर्स, ठीक है, बट फिर आपने ऐसा क्या आया कि आपने वो पेटीएम की जॉब को छोड़ा और उसके बाद आप अपने स्टार्टअप बिल्ड करने की तरफ चले गए? तो ऐसा क्या आपके लिए मोटिवेशन था या क्या टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जिसने आपको, या आपसे आप इधर आए स्टार्टअप की तरफ आ गए? राइट। तो देखो, इनिशियली फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ द करियर था ऐसा कि आई वुड से कि इंटरेस्ट था एंटरप्रेन्योरियल साइड पे। तो आई वुड से टर्निंग पॉइंट तो देखो ये था, थोड़ा फैमिली इश्यूज भी थे, फैमिली कंसर्न्स भी थे। फैमिली कंसर्न में ऐसा था कि माय अंकल, बेसिकली माय ताया जी, सो उनकी डेथ हो गई थी इन 2015 ड्यू टू स्वाइन फ्लू। तो एट दैट टाइम ही रन्स एन IT एजेंसी। उस टाइम पे वो एक IT एजेंसी रन कर रहे थे, सो दैट वाज बेस्ड आउट इन चंडीगढ़ इटसेल्फ, तो जहाँ पे मैं पहले से था। सो ड्यू टू दैट रीजन मेरे को यहाँ पे आना पड़ा उसको देखने के लिए, एट दैट टाइम की चलाने के लिए, समझने के लिए क्या चीजें हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट की जिसकी वजह से आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, केम बैक और छोड़ना पड़ा जॉब को। एंड जब वो स्टार्ट किया देखा, दैट वाज अ प्योर सर्विस कंपनी बेसिकली। तो वहाँ पे पूरा IT प्रोजेक्ट्स, और जैसे आपका इन्फोसिस काम करती है आप प्रोजेक्ट्स पे, तो वैसा प्रोडक्ट था। स्टार्टअप वाला सिस्टम नहीं था, मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो मेनली। तो वहाँ फिर थोड़ा थोड़ा सीखा समझा। बहुत मैं यंग था एट दैट टाइम, 22 ईयर्स ओल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सारी चीज पिक करनी है, कंपनी को पूरा संभालना है एट दैट टाइम। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट आई वुड से, कि मतलब मैंने, आई वुड नॉट से कि मैंने खुद से शुरू किया, इट इज समथिंग दैट वो मेरे ऊपर पड़ गया था उस टाइम पे, तो मुझे करना पड़ा। बट हाँ, आई लर्न एट दैट टाइम एंड देन आई थॉट कि अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो दैट इज वेयर आई गॉट इन्वॉल्व विद पार्टिको ऑल्सो पोस्ट दैट, एंड देन वेलॉइस जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो चला नहीं, देन उसके विजिटर के ऊपर काम किया। तो फ्रॉम देयर लाइक ग्रेजुअली स्लोली आई इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट पर्सन, और प्रोडक्ट साइड पे मेरा रोल ज्यादा चला गया, फ्रॉम अ CTO बेसिकली। ओके। अब आपने काफी सारे स्टार्टअप बिल्ड किए, तो आपको वो जो फैमस्टार, आप करेंटली जिस स्टार्टअप को फाउंडर हैं, फैमस्टार, ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक फैमस्टार का आइडिया आया, फिर आपने इस आइडिया पे सोचा और आज आपने अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया? फैमस्टार का आइडिया आपको राइट, कहाँ से आया था? बताते हैं आपको। सो देर देर वाज वन थिंग कि इन 2018, 19 आई थिंक, या 19, वी वर लाइक गोइंग थ्रू अ प्रोग्राम। सो एक प्रोग्राम था जिसमें हमने अप्लाई किया था, आई थिंक दैट वाज पाइनियर। देर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड पाइनियर फंड। सो ये हम्म। इंटरनेशनल प्रोग्राम है, वहां पे आप बेसिकली अपना स्टार्टअप की तरह अप्लाई कर सकते हो। तो एट दैट टाइम वी अप्लाइड विद विजिटर इन पाइनियर। तो वहां से हमें कुछ आइडियाज दिखे कि जो डिफरेंट स्टार्टअप्स काम कर रहे थे इस स्पेस के अंदर, क्रिएटर्स के साथ, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी जो पीपल वर डूइंग इंटरनेशनल स्टार्टअप से। तो फ्रॉम देयर इंटरेस्ट इवॉल्व, द फर्स्ट पॉइंट वाज, फ्रॉम देयर द इंटरेस्ट इवॉल्व। और एट दैट टाइम हमने रिसर्च की बहुत,
इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत कम चीजें हो रही थी इंडिया में तब, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी का बूम ही सारा का सारा अगर आप देखोगे कोविड के बाद आया इंडिया में। तो हम्म। स्टार्टअप्स भी कोविड के बाद बड़े हुए हैं, इवन एजेंसीज भी कोविड के बाद बहुत बड़ी हुई हैं, कोविड से पहले बहुत कम होता था। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टडी की, इंडिया स्पेस स्टडी की एट दैट टाइम, तब इतना बैंडविड्थ नहीं होता था क्योंकि विजिटर पे फुल टाइम काम कर रहे थे, सब चीजें थी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको पिक करना है, ना कभी मौका लगा ना ऐसा टाइम मिला। तो तब इनिशियल रिसर्च किया था, एक एक्सेल बनाई हुई थी, एक गूगल शीट पे लिखा हुआ था ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं, काफी डिटेल्ड बनाया था हम बैठ के हमने। तो मी एंड माय करंट को फाउंडर, बेसिकली जो फाउंडर है इसके, रिया, सो शी एंड लाइक मी सैट टुगेदर और हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। देन इन कोविड बेसिकली जब फ्री टाइम था हमारे पास, विजिटर वाज नॉट लाइक लाइक स्केलिंग एट दैट टाइम और काफी कुछ था, तो वी थॉट अबाउट कि वो प्रोडक्ट था जिसमें स्पेस में बहुत अब बूम आया है, लेट्स थिंक अबाउट इट, क्या कर सकते हैं। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, दैट इज वेयर इट केम इनिशियली, एंड देन फिर वो कोविड की वजह से हमने हमें मतलब ऐसा लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू पुश द प्रोडक्ट एंड बिल्ड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस। सबसे अब आइडिया क्या है ना, आइडिया तो सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया आ जाता है। और हम थोड़ा बहुत हम्म। जो हम करते हैं कि आपने ऐसे एक्सेल में इंफॉर्मेशन लिखी, लोग कुछ ना कुछ अपनी रिसर्च करते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद राइट। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें उसका प्रोडक्ट बिल्ड करना है। तो आपने वो राइट। नेक्स्ट स्टेप कैसे लिया, और फिर जब आपने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को बिल्ड करा होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। आपकी जो प्रोसेस बिल्कुल। प्रोडक्ट को बिल्ड करने की इनिशियल जर्नी थी, उसके बारे में सबको बताइए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, डेफिनेटली प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बिल्ड करते हैं बहुत प्रॉब्लम आती है। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी फेस्ड वाज टू फाइंड द प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसको पीएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो राइट पीएमएफ होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए टू लॉन्च इनटू मार्केट। अगर आपका पीएमएफ नहीं होगा प्रॉपर, आपको नहीं पता होगा किसको आप टारगेट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, तो बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इनिशियल अर्ली स्टेज में हमारे साथ यही बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इनिशियली वी बिल्ड द प्रोडक्ट एज अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में क्या था कि हम एक तरफ सोच रहे थे ब्रांड्स आ जाएंगे, एक तरफ सोच रहे थे एजेंसी, सॉरी, क्रिएटर्स आ जाएंगे, और हम एज अ मार्केट प्लेस काम करेंगे, ब्रांड्स रिक्वायरमेंट डालेंगे, क्रिएटर अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। तो दैट वाज द आइडिया ऑन पेपर। पेपर पे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सॉल्व हो जाएगा, सब चीजें हैं। बट जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया प्रोडक्ट, तो टेक वाज नॉट नेवर इशू, क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से था, टेक वाज नेवर इशू। टेक तो बन ही जाएगा, जैसे भी बनेगा वो, दैट वुड वी विल बी एबल टू डू दैट, तो वो बन गया था। ठीक है, आफ्टर मल्टीपल आइटरेशंस के बाद हमने बना लिया था। ठीक है। वन ऑफ द मिस्टेक वी डिड अर्ली ऑन इज कि हमने ज्यादा क्रिएटर से बात नहीं की, समझा नहीं इंडस्ट्री को, या हमने अपने मतलब आई वुड से कि ज्यादा घुसे नहीं, अपने आइडियाज के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो वो पहली गलती थी जो हमने की उस टाइम पे। फिर जब हमने प्रोडक्ट बना दिया, तो जब हम बात करने गए एजेंसी से करने गए, तो वहां पे बहुत बड़ा कंसर्न था कि वी गॉट टू नो कि ये तो प्रोसेस ही सारा मैनुअल चलता है एजेंसीज में, प्लेटफॉर्म तो कोई बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि प्रोसेस मैनुअल है। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दैट गॉट शट डाउन ड्यू टू दिस रीजन इटसेल्फ। गूगल, गूगल का एक प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब ने एक बनाया था प्लेटफॉर्म सिमिलर इस तरीके से, वो शट डाउन किया उन्होंने। तो तब हमें समझ में आया कि यार ये मतलब फुली ऑटोमेटेड तो नहीं हो सकता ये वाला प्रोसेस, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, क्रिएटर्स के साथ बात करना, क्रिएटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, देन ब्रांड्स, एजेंसीज, too much moving points in this entire even a single brand collaboration, I would say. तो वहां से फिर समझ में आया कि यार नहीं, दिस इज समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग, लेट्स ट्राई टू गेट इनटू इट एंड मैनुअली करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तब हमने एज अ फिर एजेंसी काम करना शुरू किया, हमने कोलैब्स की, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया। कॉइन स्विच कुबेर एक काफी बड़ी कंपनी है, उसके साथ भी हमने काम किया, ब्रांड हम्म। कोलैबोरेशंस की। कोका कोला के साथ ब्रांड कोलैबोरेशन की, जो उनका इंडियन ब्रांड है एफसीसीबी, उनके साथ। और मल्टीपल और बड़े बड़े स्टार्टअप्स और लाइक अर्ली स्टेज स्टार्टअप के साथ हमने काम किया। तो तब समझ में आया हमें धीरे धीरे कि हाँ, ये दिस इज वेयर वी कैन अर्न रेवेन्यू एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, एंड द प्रोडक्ट इज वाज नॉट द राइट पीएमएफ फॉर द मार्केट। तो उसके बाद फिर हमने इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यूज करने शुरू किए क्रिएटर्स के साथ, जब हम ये कर ही रहे थे पैरेलली। यार प्रोडक्ट तो बनाना है, सर्विस एजेंसी तो हमने बनना नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज कांट बी स्केल्ड, सर्विस पूरा का पूरा मैन पावर बेस्ड होता है, कि अगर हम्म। आपके आज 10 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो 10 लोग चाहिए, कल 20 कर रहे हैं तो 20 लोग चाहिए। तो हम्म। प्रोडक्ट इज द कोर आइडिया कि प्रोडक्ट ही बिल्ड करना है। तो देन फिर उस टाइम पे क्रिएटर से बात करनी शुरू की। उस टाइम पे समझ में आया कि यार प्रॉब्लम कुछ और थी। ठीक है, प्रॉब्लम जो क्रिएटर्स फेस कर रहे थे वो किसी और चीज के अराउंड थी, वो पेमेंट्स के अराउंड थी, या कोलैबोरेशंस जो उनको चाहिए थी उसके अराउंड थी।
दैट वाज द कोर आइडिया, कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन कि क्या चैलेंज है। सो दिस वाज द क्रिटिकल चैलेंज जो हमने देखा अर्ली डेज में, कि पीएमएफ हम हिट नहीं कर पाए थे, राइट टारगेट नहीं पकड़ पाए थे पीएमएफ का। और वन मिस्टेक वी डिड वाज कि हमने ज्यादा लोगों से बात नहीं की जो हमारे कस्टमर्स या अर्ली अडॉप्टर्स हो सकते हैं। दैट वाज टू मिस्टेक्स आई थिंक वी डिड। ओके। सो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर उस पर काम करना। सो जैसे कि काम आप करना। फेमस्टार को अब 2 इयर्स हो चुके हैं। सो अभी तक जो हम्म। आपने सोचा था, स्टार्टिंग में क्या होता है, हम कुछ अपने बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, कुछ टारगेट्स डिसाइड करते हैं कि करेक्ट। 6 महीने बाद इतना, 6 महीने बाद इतना हो जाएगा। तो अभी तक आपकी जर्नी कहाँ तक अभी तक आप पहुंच चुके हैं? तो देखो, आई वुड से बेंचमार्क्स अभी सेट किए हैं रिसेंटली, जस्ट 2-3 वीक्स बैक, इफ आई वुड से टेल यू, क्योंकि अब तक तो वो एजेंसी मॉडल था। आप हम्म। रेगुलरली काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स आते थे। तो थोड़ा सा भी लास्ट 6 मंथ से मार्केट भी बहुत डाउन चल रहा था, क्योंकि रिसेशन का टाइम था। अ लॉट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन गॉट पॉज्ड। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। सो ओवर एंड अबव लाइक काफी डाउनफॉल था मार्केट में। बट हाँ, अब हमने फ्रेश केपीआईज टारगेट सेट किए हैं फॉर दिस प्रोडक्ट दैट वी रिसेंटली लॉन्च्ड। वुड लाइक टू लाइक टेल यू मोर अबाउट इट गोइंग फॉरवर्ड, कि क्या प्रोडक्ट है, कैसे हम क्या चीजें कर रहे हैं। तो उसमें अब हमने सेट किए हैं कि नेक्स्ट लाइक 3 मंथ्स का टारगेट है कि हम 1000+ क्रिएटर्स तक पहुंच सकें। दैट वुड बी आर एक्टिव यूजर्स, नॉट द ऐप इंस्टॉल्स, बिकॉज आई रेड समवेयर कि स्टार्टअप्स या क्रिएट अपना फाउंडर्स अपने आप को ही बहुत बार बेवकूफ बनाते हैं नंबर्स को मैनिपुलेट करके। मतलब बोलेंगे फाउंड इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए हमारे 10,000 डाउनलोड्स हैं। डाउनलोड इज नॉट योर राइट नॉर्थ स्टार मेट्रिक्स, आई वुड से। तो हम्म। एक मेट्रिक्स होता है हर स्टार्टअप का जिसको हम नॉर्थ स्टार मेट्रिक्स बोलते हैं, कि जिसको आप देख रहे हो, जिसको देख के आप ये देखते हो कि आपकी कंपनी ग्रो हो रही है। मतलब मेरे लिए वो मेरे एक्टिव यूजर्स हैं, कि जो इनवॉइसेस लेट से रेज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, या जो पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा वो नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स है। तो सबका अलग अलग होता है, किसी का डेली एक्टिव यूजर्स है, किसी का साइन अप्स है, किसी के लेट से ई कॉमर्स के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। सबके हम्म। अलग अलग हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग टाइम व्हाट हैपेंस इज लाइक फाउंडर्स ये करते हैं कि मेरे ऐप डाउनलोड्स 10,000 हो गए हैं, बट वो 10,000 ऐप डाउनलोड्स का फायदा नहीं है अनलेस एंड until आपके पास एक्टिव यूजर्स नहीं है दैट आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म। टारगेट इज नेक्स्ट 3 मंथ्स में वी वांट टू रीच टू 1000+ क्रिएटर्स एंड एक्टिव क्रिएटर्स दैट यूज आर एटलीस्ट आर प्लेटफॉर्म फॉर नाउ। ओके। सो अभी काफी अच्छा लगा, टारगेट्स सबके होने चाहिए और हम रीच भी करेंगे वहां तक। लेकिन अब यह है कि जब भी कोई टीम हम बनाते हैं, कोई स्टार्टअप बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है हमारी टीम प्ले करती है। तो करेंटली हम्म। आपका अभी टीम साइज क्या है? आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं? अभी देखो, टीम में हमारे पास 6 लोगों की टीम है। छोटी टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है। लाइक एज वी आर बूटस्ट्रैप्ड और अभी हम इनिशियल जर्नी में, तो 6 लोगों की टीम है। मेनली 2 लोग टेक के हैं, मी एंड द अदर फाउंडर, और 2 लोग और हैं जो कि कैंपेन्स और बाकी सारी चीजें देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ डिस्कशंस। ओके। अब एक चीज सबसे बड़ा जो डाउट है, वो स्टार्टिंग के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपना प्रोडक्ट बना लिया, सारी चीजें करनी, लाइक अभी ये मैंने अपना कोई स्टार्टअप किया, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट है। अब जब हम अपने आप को स्केल करते हैं, तो हमें किन फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर अगर किसी नए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को बताएं कि भाई इन चीजों पे ना जरूर इन चीजों को नोट करना है, तभी मतलब नए लोगों को हायर करना है आपको अपनी टीम के अंदर। देखो, आई वुड से फॉर अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप इट्स क्रिटिकल टू हायर फास्ट एंड फायर फास्ट। फायर फास्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि आपको हायरिंग भी जल्दी करनी है। ऐसा नहीं वेट करना है कि आप हायर नहीं कर पा रहे हो, आपको कंसर्न आ रहे हैं। और आपको फायर भी जल्दी करना है अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका टारगेट या आपके इनिशियल जो केपीएस आपने सेट किए थे वो मीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग टाइम्स व्हाट आई हैव सीन इन स्टार्टअप्स, और हमने भी गलती की वो, कि फायर करने में डिले कर दिया, कि हमें लग रहा है कि रेड फ्लैग है। हम्म। यूजर मतलब आपको जो आपका एम्प्लॉय है वो बेवकूफ बना रहा है। अब खासतौर पे कोविड के टाइम पे तो बहुत बार ऐसा होता है, हम्म। क्योंकि ऑफिस में तो है नहीं लोग, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कोई ट्रैक नहीं होता, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू कि हम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, ठीक है। बट वो भी एक सही तरीका नहीं है ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगाना। क्यों? रीजन बीइंग कि दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट अप्रोच। आप फ्रीडम नहीं दे रहे एम्प्लॉय को, आप उसके साथ ऐसे कर रहे हो। तो वो पर्सनली माई एथिक्स डोंट अलाउ दैट कि हम वो ऐसी चीज करें। बट वो करनी पड़ जाती है मजबूरी में फिर एट टाइम्स, की जब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि एम्प्लॉयज आपको बिना बताए चीजें कर रहे हैं, या वो
बोल के कि मैं ऑफिस मतलब काम कर रही हूँ बट वो बाहर घूम रहे हैं, तो और ये फोन नहीं उठा रहे हैं वर्किंग आवर्स में। तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो अगर आप ये रेड फ्लैग्स अगर आपको दिखते हैं, कुछ भी अगर आपको दिख रहा है, तो विद इन 1 मंथ आपको एक्शन लेना चाहिए उस चीज के अंदर। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि मैं 1 महीना 2 महीना देखूंगा उसके बाद फिर उसको नोटिस दूंगा फिर उसके बाद करेंगे। तो मेक श्योर यू गेट द एम्प्लॉय ऑन अ प्रोबेशन पीरियड। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखे तो इमीडिएटली आप उसको करो, क्योंकि आपके लिए अर्ली स्टेज में एज अ स्टार्टअप टाइम बहुत क्रिटिकल है। टाइम सबसे क्रिटिकल है यहाँ पे। और अगर आप उसी टाइम में आप ऐसे एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में और बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, तो आपका टाइम खराब हो रहा है क्योंकि आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है। और ओवरऑल स्टार्टअप का भी नुकसान हो रहा है। सो दैट इज वेयर द आइडिया इज की मेक श्योर यू हायर फास्ट फायर फास्ट। ओके सर, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि हर प्रोडक्ट का, जैसे सब स्टार्टिंग इंडिया आजकल देख रहे हैं, तो सबको एक चीज समझ में आ गई कि यूएसपी होता है कुछ। ठीक है, तो सर आपके राइट राइट प्रोडक्ट का राइट। यूएसपी क्या है? सो उससे पहले मैं चाहूंगा मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना थोड़ा, यूएसपी तक पहुंचने से पहले। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलेगा डिस्कशन। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो प्रोडक्ट हमने क्या बिल्ड किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्रिएटर्स के साथ बात की। जब क्रिएटर्स के साथ बात की तो ये चीज बहुत पता चली कि क्रिएटर्स की दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि वो फेस करते थे, जिसमें से पेमेंट्स एक बहुत बड़ा कंसर्न था। पहली चीज तो कि पेमेंट्स उनको नहीं मिलती थी टाइम पे। आप हम्म। एजेंसी के साथ काम कर रहे हो 10 दिन का 15 दिन का, इवन मैंने 60 to 90 डेज भी वेटिंग पीरियड देखा है कि आपको वेट करना पड़ता है आपकी पेमेंट्स आएंगी। ठीक है। सो उसमें ना दो प्रॉब्लम हो जाती थी। एक तो रिस्क बहुत बढ़ जाता था क्रिएटर के लिए, पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। सेकंड, हम्म। उसके पास इमीडिएट कैश फ्लो का एक्सेस नहीं रहता था। अब हम्म। मैंने तो कोई चीज वीडियो बनानी है, मैंने कुछ भी करना है, कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे भी तो कुछ रिसोर्सेज लगेंगे, वीडियो एडिटिंग स्किल्स लगेंगे, या किसी को हायर करना है या कोई गैजेट खरीदना है। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरी कोलैबोरेशन के पैसे मुझे या किसी भी चीज के पैसे मेरे को 3 3 महीने बाद या 2 2 महीने बाद मिल रहे हैं, तो मेरे लिए कैश फ्लो क्रंच आ जाता है वहां पे। इफ आई एम ए फुल टाइम क्रिएटर। ठीक है। अगर मैं पार्ट टाइम क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, दैट इज सेपरेट थिंग कि उसमें चलो आप मैनेज कर लेते हो। बट अगर आप कर ही इसके ऊपर रहे हो, आपका सारा कुछ रेवेन्यू इसके ऊपर बिल्ट है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी थॉट। और फिर देन हमने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू किया। हमने समझा कि पेमेंट डिले होती क्यों है, समझना शुरू किया। हम्म। मल्टीपल रीजन से जब बात की, पहली चीज, फर्स्ट रीजन वाज कि इनवॉइसिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, आप पोस्ट डालते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बोल देते हैं आप मेरा ये यूपीआई पे ट्रांसफर कर दो। दिस हम्म। इज ऑल वर्बल, कोई लीगल कुछ नहीं है इसके अंदर। यार जब तक आप इनवॉइस ही नहीं रेस करोगे तो आप कैसे किसी को लायबल बना सकते हो कि आप मेरी पेमेंट करो। वो डिले करता रहेगा, आप भी उसको फॉलो मैनुअल करते रहना, फोन करके या मैसेज करके, वो चलता रहेगा ऐसी लेथार्जिक वे में। तो हम्म। फर्स्ट थिंग वी ट्राइड सॉल्व इज कि यार एक प्रॉपर इनवॉइसिंग सिस्टम चाहिए क्रिएटर्स को जो कि उनके लिए बहुत क्विक और ईजी हो। ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट वी सॉ इज रिमाइंडर्स। अभी क्या थे, इनवॉइस बना दिया, जोहो पे इनवॉइस बन जाता है, लोग एक्सेल पे इनवॉइस बना देते हैं, बट अब रिमाइंडर्स फिर मैनुअल है। रिमाइंडर्स हम्म। कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं, फिर हमने सेकंड चीज सोची कि रिमाइंडर्स भी बहुत जरूरी है, ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों। तो हमने हम्म। ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स बिल्ड किए सिस्टम के अंदर। ठीक है। थर्ड चीज थी पेमेंट की रिकंसाइलेशन। अभी एट टाइम्स बहुत बार ये हो रहा था कि हमने ये देखा कि आपका जो पेमेंट्स थी, जो भी आप पेमेंट्स आपकी आ रही हैं, वो बैंक में क्रिएट एजेंसी बोल देती थी कि यार मेरे पास पेमेंट पहुंच गई है, आपको मैंने सेंड कर दी है। क्रिएटर चेक करना भूल जाता था क्योंकि उसको उतनी कोलैप्स कर रहा है, 3 4 5 कर रहा है। तो 1 महीने बाद पता चला यार वो पेमेंट आई ही नहीं थी, यार उसने स्टेटमेंट चेक की बाद में जाकर। वो बहुत मतलब क्यूम्बरसम प्रोसेस है। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि आपके इनवॉइसेस वहीं पे मार्क दिख जाते हैं कि कितने पेमेंट पेंडिंग चल रहे हैं, कितने पार्शली पेड हैं, कितने फुली पेड हैं, कितने इशू हैं रिसेंटली, क्या ड्यू, आपका कितना बैलेंस ड्यू है, कितना आ चुका है। तो पूरा एक रिपोर्ट कार्ड वहीं पे बन जाता है, डैशबोर्ड बन जाता है आपका। ठीक है। हम्म। लास्ट थिंग वाज द टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिडक्शन, सॉरी। बहुत सारे एजेंसी, बेसिकली गवर्नमेंट रूल है, आप किसी भी फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है। दैट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टैक्स का रूल है। तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है एजेंसी को। तो इसमें क्रिएटर्स को यही नहीं पता था कि वो जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो आप क्लेम ले सकते हो वाइल फाइलिंग योर आईटीआर। बहुत क्रिएटर्स को नहीं पता था। तो ये चीज एक हमने सॉल्व की कि टैक्स ट्रैकिंग दी वहां पे, पूरी टीडीएस की ट्रैकिंग, ताकि इजीली लोग ट्रैक कर सके और लास्ट में जाके जब एंड ऑफ द ईयर हो, टैक्स सीजन के टाइम पे, वो अपना वहां से फॉर्म 16A एजेंसी से कलेक्ट करके अपना आईटीआर फिल कर सके। अब हमने फिर फॉर्म 16A को भी ऑटोमेट किया कि आप फॉर्म 16A जैसे मैनुअल लेते हो तो हम रिमाइंडर भेजते हैं आपकी एजेंसीज को कि आपको फॉर्म 16A सबमिट करना है, आपको फॉर्म 16A इस यूजर का देना है।
दैट इज वेयर वी डू दैट थिंग, तो ताकि आपको वो भी मैनुअल ना करना पड़े। सो ऑल दीज स्टेप्स वी डिड टू स्ट्रीमलाइन द एंटायर पेमेंट प्रोसेस। ऑन टॉप ऑफ दैट, कमिंग बैक टू द यूएसपी पॉइंट, तो यूएसपी हमारी क्या थी, इज व्हाट वी हैव इज करंटली इज द फैमस्टर क्विक पे फीचर। तो क्विक पे फीचर में क्या होता है कि हम क्रिएटर्स को इंस्टेंट कैश फ्लो का एक्सेस देते हैं। लेट्स से आपने एक इनवॉइस रेज किया 10,000 रुपीज का किसी हम्म। ब्रांड के लिए, तो आपको आपकी पेमेंट हम 24 आवर्स के अंदर करेंगे विद अ स्पेसिफिक फीस डिडक्शन। वो हमारी मोनेटाइजेशन का एंगल है कि वेयर वी आर डिडक्टिंग अ फीस। बट आपका उसमें दो चीजें हो जाती है, आपका एक तो रिस्क मिटिगेट हो गया कि आपको पेमेंट आएगी नहीं आएगी, 3 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, सॉल्व हो गया। सेकंड क्या हुआ, आपको इमीडिएट कैश फ्लो का एक्सेस मिल गया कि आपको आज पैसा चाहिए था, आपको आज ही पैसा मिल गया, आपका काम खत्म हो। और फिर हम एक थ्री पार्टी एग्रीमेंट करते हैं कि ब्रांड्स एजेंसी जो भी आप जिसका काम कर रहे हो और हमारे साथ, कि हम उनसे बाद में कलेक्ट कर लेंगे वो पेमेंट जैसे भी होगा। तो वो हम्म। हमारी सरदर्दी है कि हमने कैसे कलेक्ट करनी है उनके साथ पेमेंट, ठीक है। तो इसमें हम आपका रिस्क मिटिगेट कर देते हैं। तो दैट इज द यूएसपी जो कि कोई अदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं इंडिया में एज ऑफ नाउ। कोई कोई भी प्लेटफॉर्म जो ये ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है किसी क्रिएटर के लिए या किसी नॉर्मल के लिए भी नहीं होता। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के लिए भी है, फ्रीलांसर्स के लिए भी है। एनीवन हु इज कलेक्टिंग पेमेंट कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन देयर एंटायर प्रोसेसेस। तो ओके। इसमें मल्टीपल टूल्स भी हैं एप्लीकेशन में, छोटे छोटे टूल्स, लाइक आई वुड टेल यू कि इतने इफेक्टिव टूल्स हैं। अब क्या होता है, जब आप कोई कोलैबोरेशन करते हो तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि आपके स्टैटिस्टिक्स क्या है बाय ब्रांड, कितने लाइक आए, कितने शेयर हुए, कितने क्या हुआ। तो वो सारा नंबर क्या है, मैनुअली आपको स्क्रीनशॉट भेजते हो। आज की डेट में हर कोई यही कर रहा है। व्हाट वी हैव बिल्ड दिस फीचर कि आप उसको भी ऑटोमेट कर दो। आप एक बार सिलेक्ट कर दो कि ये पोस्ट है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए डेली आपको ब्रांड को ये इसकी स्टैटिस्टिक एट द एंड ऑफ द डे पे भेजनी है। ऑटोमेटिकली मेल पे चल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, ब्रांड को मेल पे चल जाएगी। ओके। तो काफ़ी सही प्रोडक्ट है, आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा हमें यूज़र के पर्सपेक्टिव से और ब्रांड के पर्सपेक्टिव से भी कहीं ना कहीं, बिकॉज बार बार मैनुअली स्क्रीनशॉट्स और एक बार डेटा जो सीधा आ रहा है उसको हम स्टोर भी कर सकते करेक्ट। हैं अच्छे तरीके से और फिर हम उसको एनालिसिस भी करी जा सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हर एक स्टार्टअप के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात किया, तो आपके फेमस स्टार का फ्यूचर प्लान क्या है? आपको किस किस एरिया में भी एक्सपेंड करना है अपने आप? राइट। सो फ्यूचर प्लान्स तो देखो ऐसा है कि अभी तो फॉर नाउ वी आर जस्ट मेनली लुकिंग फॉर द अर्ली अडॉप्टर्स की, मतलब आइडिया ये है कि आप इनिशियल अडॉप्टर्स लेके आओ। हमारा टारगेट है कि हम 10,000 प्लस इनवॉइसेस रेस करें हमारे प्लेटफॉर्म से इन कमिंग 3 to 6 मंथ्स, ठीक है। और क्विक पे वाले फीचर को हम और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स तक पहुंचा सकें। क्यों? क्योंकि क्विक पे के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम, हमें एक चीज और है कि इसमें क्विक पे को एक्टिवेट करने के लिए क्रिएटर्स को एटलीस्ट 10 इनवॉइसेस हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोसेस करने पड़ते हैं। सो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि क्रिएटर कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, पेमेंट साइकिल उसका कैसा रह चुका है, वो किन एजेंसीज के या ब्रांड्स के साथ काम करता है। तो आफ्टर सीइंग ऑल दैट डेटा, तो हम्म। हम वो क्विक पे फीचर दे पाते हैं उस चीज के अंदर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग कि अभी लॉन्ग टर्म के तो, मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स तो यही है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग टर्म में ये है कि लॉन्ग टर्म में वी वुड एक्सपैंड इनटू मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रॉब्लम पेमेंट की थी, सेकंड प्रॉब्लम ब्रांड कोलैबोरेशन की है, ठीक है। तो हम एजेंसीज और ब्रांड्स के साथ भी बात कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हम क्रिएटर्स को ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जिन भी एजेंसीज के साथ काम करते हो तो आपको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप सारी की सारी अपने कोलैबोरेशंस को अप्लाई भी कर सकते हो। तो वहीं पे आपको ब्रांड कोलैब भी मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। सो दैट इज द कोर आइडिया। ओके। लास्ट सबसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं? क्रिएटर इकोनॉमी इंडिया में अभी कितनी और राइज करेगी? अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी करंटली 1,200 करोड़ की मार्केट है, आई वुड से क्रिएटर इकोनॉमी की, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, इफ आई वुड एग्जैक्टली से, ठीक है। तो अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है। इन यूएस अगर आप देखेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट बन चुकी है ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। काफी ब्रांड्स जो हैं काफी इम्पैक्टफुल वे से मार्केटिंग करते हैं अपनी। इंडिया में क्या है कि अभी काफी कोविड के टाइम पे बहुत बूम आया था, ठीक है। बहुत सारे लोग क्रिएटर बनना चाहते थे, बट अब क्या होगा, धीरे धीरे छटेंगे भी लोग। मतलब जो सच्चाई है वो यही है कि शौक शौक में बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं, बट वो परसिस्टेंस चाहिए होती है, वो डेडिकेशन चाहिए होती है कि रेगुलर कंटेंट बनाने के लिए। तो वो बहुत कम लोगों के अंदर रहती है। तो इसलिए ये भी बहुत देखने वाली चीज है कि कितने लोग इस चीज को कंटिन्यू पैशन कर पाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिएटर इकोनॉमी, व्हाट आई लाइक द मोस्ट, इज कि एनीवन sitting anywhere just with an internet connection
would be able to get into this thing or earn from that. So as simple as you see, Saurav Joshi है एक biggest blogger in India. तो वो हम्म। एक गांव में थे पहले, जो अगर आपने उनके अर्ली ब्लॉग देखे, वहां हम्म। से उन्होंने अपना कैसे स्केल किया पेज, तो वो देखने वाली बात है। भुवन बाम अपने एक छोटे से कमरे से उन्होंने वीडियो शुरू की थी, जो कि एक मतलब वहां से और एक ही करेक्टर से, तो कैसे उन्होंने इतने बड़े लेवल पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है, इवन छोटे छोटे नाम भी है बहुत सारे जो हमें पता नहीं चलते डे टू डे। हम्म। आप मतलब, और कोई एज, बेस्ट पार्ट इज एज भी नहीं है कोई, कि मतलब आपकी 10 साल के हो, 15 साल के हो, वो भी शुरू कर रहे हैं। और इवन मैं देख रहा हूँ 40 40 50 50 साल के लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हम्म। डिफरेंट जॉनर्स में। वही की है कि सबका अपना अपना है कि कौन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में आई एम वेरी बुलिश। ठीक है, इट्स वी हैव टू जस्ट सी कि कैसे ये पूरा का पूरा ग्रो होता है, और कैसे ब्रांड्स इसको अडॉप्ट करते हैं, और कैसे ये एक प्रैक्टिकल वे में होता है। अभी क्या बहुत सारा चीजें इसमें भी क्या होती है कि अभी देर इज नो राइट सेट पॉइंट कि क्रिएटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं ब्रांड से और ब्रांड्स क्या पे कर रहे हैं, बहुत वेग है इस चीज के अंदर अभी, कि कोई भी कुछ भी चार्ज करता है एट टाइम्स। ठीक है, हम्म। जो कि गलत भी होता है, ब्रांड्स को वहां पे आरओआई नहीं मिलती। तो अगर ब्रांड्स को आरओआई नहीं मिलेगी ना, तो ब्रांड्स फिर यूज नहीं करते। तो दैट इज वेयर ब्रांड्स आल्सो गेट अफ्रेड इन दिस थिंग कि आरओआई नहीं है यार। और ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से या क्रिएटर से आरओआई एक में जल्दी मिल जाती है, तो इट टेक्स टाइम आल्सो। बट वो एटलीस्ट उनको कोई एक विजन दिखनी चाहिए, या उनको कॉस्ट फ्रेंडली लगे वो चीजें। तो वो हम्म। चीज भी बहुत क्रिटिकल है। सो दैट इज वी हैव टू सी कि वो प्राइस डिस्कवरी कैसे आती है मार्केट की, कि राइट प्राइस पॉइंट क्रिएटर को कैसे पता चलता है, मेरे को कम भी नहीं चार्ज करना, को बहुत ज्यादा भी नहीं चार्ज करना, ताकि मेरे मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मैं आरओआई ना दे पाऊँ ब्रांड। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड। बाकी आई थिंक आई एम क्वाइट लाइक बुलिश ऑन दिस थिंग। ओके। सो बस आज के पॉडकास्ट को हम यही खत्म करते हैं, और आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, काफी इंसाइट्स हमने जाने फेम स्टार के बारे में। और अगर आप भी क्रिएटर हैं, फ्रीलांसर, तो फेम स्टार को जरूर डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। साथ में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप सर से डायरेक्टली, लिंक्डइन की प्रोफाइल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसमें सर से बात कर सकते हैं। और इस चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें, साथ में चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें।